स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप घर पर ही पूरी तरह से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें आखिरी टॉपिक्स चल रहे हैं। तकरीबन अब मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर जितना काम हमारा बाकी है, फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरी डिटेल में जेईई नीट लेवल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको लास्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ाए थे, बराबर क्या नहीं? आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ाना है ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो जरा ध्यान देना, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताएं तो पहले तो हमें उसके मीनिंग से ये समझना है कि भाई वो होता क्या है। पहले हम लोग क्या समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो तो आपको मीनिंग पता ही है, बट एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी यानी कि अट्रैक्ट करना, अंदर ला देना, समावेश करना। एफिनिटी खींच कर लाना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है किसी और एटम का है, वो इलेक्ट्रॉन को वो अंदर ला देता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? मान लो कि भाई हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, यानी कि एटम के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका न्यूक्लियस है। अब अगर वो बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को तरफ खींच लेगा। वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन ये किसके लिए कर सकता है? ये उसी के लिए कर सकता है जो एटम या तो न्यूट्रल हो, उसके लिए कंडीशंस है कि भाई एटम या तो न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, यानी कि बॉन्डेड है, बाइंडेड है, उसके लिए हम ये नहीं कर पाएंगे। हम उन्हीं के लिए कर पाएंगे जो न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड है, सिंगल है बेचारा, और गैसियस फॉर्म में है, उन्हीं के लिए हम ये कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान देना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब देखो इसमें खास करके इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए एनर्जी जाता है या करता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हो तो एनर्जी जो है वो लूज हो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हो तो एनर्जी गेन हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने के लिए, उसको हम लोग ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये एनर्जी हमेशा किस में रहता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा, या फिर आप उसको ले सकते हो दैट इज किलो जूल पर मोल। ये उसके यूनिट्स रहेंगे, ये उसके क्या रहेंगे? उसके यूनिट्स रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहता है, इसके लिए क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि एंथैल्पी का मतलब ही होता है एनर्जी, और उसको डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, लाइक मान लो हमारे पास कोई भी ए एटम है जो गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, ठीक है, और ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करवाया, तो ये क्या बना? नेगेटिव आयन बना। ये एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या किया इसने? एनायन का फॉर्मेशन किया। लेकिन इसके लिए मान लो कि भाई उसने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी को लूज किया है। ठीक है, इतनी एनर्जी को क्या हुआ? ये लूज हुआ है, और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फिर मान लो कि भाई इसको आपने किलो जूल पर मोल लिया, जो भी लिया है, तो ये एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर एरो के इस साइड दिया है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर लूज हुई है। और जिसमें भी एनर्जी लूज होती है, यानी कि डेल्टा है, जिसका क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एनर्जी रिलीज हुआ है, और ऐसी कंडीशन में एनर्जी को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? नेगेटिव साइन से। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और उसको हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है, हम लोग नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मतलब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ईए। ठीक है, अब देखना मैं इस तरह से शॉर्ट में ही लिखूंगा। ठीक है, ईए। ओके, तो जरा ध्यान देना, लाइक यहाँ पर पहला मान लो कि भाई ये जो ए है एटम,
ये गैसियस फॉर्म में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके A माइनस बनाया, इधर क्या किया A माइनस बनाया। ये पहले के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसको हम लोग E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद इसने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये A2 माइनस बन गया। अब इसके लिए जो आएगा वो E2 आएगा बच्चों, इसके लिए जो एनर्जी आएगा वो E2 आएगा। एंड इसने A2 माइनस ने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करके A3 माइनस बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3। यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो जो एनर्जी को लेगा या देगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, यस, याद रखना जब भी पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम अगर पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके लिए जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उस जनरली उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जनरली उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट यानी कि E1 के लिए जनरली एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन E2 और E3 के लिए एनर्जी ऑलवेज विल हैव टू बी गिवन, एनर्जी नेगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, एनर्जी नेगेटिव होगा एंड एनर्जी विल ऑलवेज बी हैव टू, एनर्जी विल ऑलवेज हैव टू बी गिवन। ठीक है, नेगेटिव रहेगा और हमें एनर्जी को देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका वैल्यू नेगेटिव ही होगा बच्चों, ये चीज याद रखना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, लाइक देखो जैसे हमने लिया है x, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया, x माइनस बना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, E1 होगा। अब मान लो कि भाई ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, फिर वो एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लाइक उसने मान लो यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन को गेन किया माइनस ने, तो x2 माइनस बन गया। अब इसके लिए E2 होगा। अब एक बात याद रखना, इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव रहती है, यानी कि ये जो पॉजिटिव होगा उससे ज्यादा ये नेगेटिव होगा, यानी कि प्लस 10 से माइनस 10। अरे समझो ना, पहला इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी लेनी पड़ती थी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए और ज्यादा एनर्जी को करना पड़ेगा, समझेंगे नहीं? यानी कि इसका वैल्यू जो है, इसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा हमें, ये -12 हो, ये माइनस की निशानी को हटा दो तो ये क्या हो गया, ज्यादा वैल्यू हुआ ना, पर माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वी विल हैव टू गिव द एनर्जी। समझेंगे नहीं? अब नॉर्मल इक्वेशन आते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऐसे आते हैं कि भाई हमारे पास E1 प्लस E2 के, हमारे पास E1 है E2, तो आपको बताना है कि इसका जो टोटल होगा, विल इट बी ऑप्शन नंबर 1 लेस देन 0, विल इट बी ग्रेटर देन 0, विल इट बी इक्वल टू 0, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, या फिर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। यानी कि ये चार ऑप्शंस मैंने दिए आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लाइक ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। अब देखो जैसे कि मैंने ये किया है, ठीक है, इसमें से तो आप जजमेंट ले ही सकते हो बच्चों, इसमें से तो आप जजमेंट ले ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इसमें से आप जजमेंट ले ही सकते हो। क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक बात याद रखना कि यहां पर आपने देखा था, मैंने यहां पर लिखा था आपको कि भाई डेल्टा एच जो है यहां पर नेगेटिव है। अब मान लो कि डेल्टा एच -8 है ना, जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच ईजी जो है, ठीक है, डेल्टा एच ईजी जो है, ठीक है, उसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है इधर, उसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है बच्चों, वो अगर -8 eV हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उसका उल्टा वैल्यू होगा, यानी कि +8 eV होगा। समझेंगे नहीं? अगर ये -8 हुआ तो ये +8 होगा, उल्टा होगा। अगर ये -12 तो ये +12, अगर ये +12 तो ये -12, उल्टा होगा, ये बात ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, लाइक हमारे पास है, ये तो EA की बात खत्म हो गई, ये तो EA की बात खत्म हो गई। अगर डेल्टा H Eg1 है प्लस डेल्टा H Eg2 है, तो उसकी वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, और क्या आएगा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, ये बताना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन मैंने दिए, ए बी सी डी। एग्जांपल इसी के लिए समझ रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल इसी के लिए समझ रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, ऑब्वियस है कि ये अगर नेगेटिव बना तो ये पॉजिटिव बनेगा, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर दैट विल बी ग्रेटर देन 0।
ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, उनको पूछ सकते हैं, पूछे गए होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग इसके फैक्टर्स पे जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इनके फैक्टर्स समझेंगे इसी लेक्चर के अंदर। लाइक क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई हमारे पास n 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके n3 माइनस बनाया है, ठीक है, n3 माइनस बनाया है। अब जरा ध्यान से देखना है इसके लिए क्या होगा। लाइक पहला इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसको गेन किया तो ये n माइनस बना, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया n2 माइनस, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया ये n3 माइनस बन गया, ठीक है कि नहीं। अब आप इसको टोटल लिख सकते हैं ना, n प्लस क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स n3 माइनस, ये मिल गया। अब देखो एक बात याद रखना है, इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव आएगा। इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो लेस देन 0, या डेल्टा एच क्या है ग्रेटर देन 0 है, या डेल्टा एच क्या है इक्वल टू 0 है, या डेल्टा एच क्या आएगा डिपेंड अपॉन टेंपरेचर आएगा, डिपेंड अपॉन टेंपरेचर। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें जज करना है कि भाई आंसर क्या होगा। वी वांट टू जज द आंसर, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर जज करना है। अब इसका मैंने क्या लिखा है, इसका ये नेगेटिव होगा, तो इतना सारा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन बी है, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा बच्चों। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, क्लियर हुआ। इसका ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, पर इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, उससे ज्यादा इसकी। क्लियर है, क्लैरिटी आ गई बच्चों? यस, क्लैरिटी आ गई होगी आपको, क्लियर है कि नहीं। चलो तो जल्दी जल्दी से इसकी नोट्स बनाओ, फिर मैं इसके फैक्टर्स आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। यस, फैक्टर्स इसके मैं आज ही के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। एक बार नोट करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया। अब इसके फैक्टर्स पे जाएंगे हम लोग। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईए वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। विल डू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईए वैल्यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईए वैल्यू आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करना है हमें, ओके। यस, पे अटेंशन डियर स्टूडेंट्स, आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करवाना है। फैक्टर्स ऑन विच ईए डिपेंड्स, ओके। फैक्टर्स ऑन विच ईए डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच ईए डिपेंड्स, ठीक है। ईए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड है। पहली बात तो देखो एटॉमिक, पहला है वो एटॉमिक साइज, पहला फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज पे डिपेंड होता है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड। देखो कैसे, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा कब, इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आप खुद से समझ सकते हो, लाइक हमारे पास ये एक एटम है और एक ये एटम है, दोनों में से कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। ये नंबर 1 दिया मैंने, इसको नंबर 2 दूंगा, तो ऑब्वियस है कि ये वाला ज्यादा आसानी से खींच पाएगा, क्योंकि साइज छोटा है, तो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आसानी से बाहर तक पहुंच पाएगा, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आसानी से पहुंच पाएगा। यानी कि जितना ज्यादा छोटा एटम है उतना ही ज्यादा वो आसानी से खींच पाएगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी, इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेस। तो ये होता है कि भाई एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा।
और अगर एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, कितना इजी है, ठीक है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि वो ज्यादा खींच पाएगा रे, उसके खींचने के पावर की बात है यहाँ पर। अगर आप खुद से सोचिए, यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो अगर एटम छोटा हुआ तो वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा, लेकिन अगर एटम बड़ा हुआ, मतलब कि अगर सॉरी एटम बड़ा हुआ तो वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा, लेकिन अगर एटम छोटा हुआ तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा अंदर लाने। ठीक है, इट विल पुल इनटू इट। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज साइज छोटा होना चाहिए एंड एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, Nc ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो वो आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? ये सेकंड फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। हम थर्ड एंड लास्ट फैक्टर पे आते हैं। वी विल कम टू द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर। तीसरा एंड आखिरी फैक्टर है सॉरी थर्ड एंड लास्ट फैक्टर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक देखो, दो प्रकार में हमें ध्यान देना है। नॉर्मली हमें यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स पे ध्यान देना है, उन एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, लाइक हमारे पास हाफली फील्ड हो, क्योंकि वही तो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो की होती है, एक तो कि भाई हाफली फील्ड हुआ एंड दूसरा यानी कि फुल्ली फील्ड हुआ। एक के भाई हाफली फील्ड है, दूसरा फुल्ली फील्ड। अगर हाफली फील्ड हुआ है, ठीक है, लाइक यहां पर ये P3 है या D3 है या सॉरी D5 है या F7। अब ये क्या होगा? P6 है या फिर D10 है या F15 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम रहती है, नियरली जीरो रहता है, वो वेरी वेरी लेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम रहता है, यानी कि नियर टू जीरो रहता है, बहुत ही कम रहता है, यानी कि वो नियर टू जीरो रहता है। इट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज इट विल बी नियरली जीरो, इट विल बी नियरली जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो these are the factors on which electron affinity is dependent। यही एफिनिटी पे, यही फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड होता है बच्चों। क्लियर हुआ सबको? क्लैरिटी आ गई है? इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड होता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। हालांकि मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत छोटे से टॉपिक में समझाया है, मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब देखो, अगर हम इनके ट्रेंड्स की बात करते हैं तो इनके ट्रेंड्स में भी कोई ज्यादा बड़ी दम नहीं है। ठीक है, इनके ट्रेंड्स भी बहुत ही इजी है। लाइक मैं आपको वर्बली बता दूं इनके ट्रेंड्स के बारे में तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप खुद से सोचिए। चलो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। हम लोग इसके ट्रेंड्स के बारे में लिख लेते हैं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। ठीक है, तो हमें दो ही डायरेक्शन में जाना होता है। We need to go in only two directions। एक डायरेक्शन है दैट इज along the period। पहला है along the period, यानी कि हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट। कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। पहला तो ऑब्वियस है कि भाई लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? यहीं पर मैंने बताया था ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, आसानी से वो खींच पाएगा। एंड दूसरा नंबर है दैट इज नंबर 2, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इसमें क्या होगा? ऑब्वियस है, टॉप टू बॉटम जाते हैं T to B, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? एटम का साइज बढ़ेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड्स क्या होगा? यहाँ पर हमारा ट्रेंड्स घटेगा। ये एक मिनट, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुआ है,
तो इलेक्ट्रोनेफिलिटी क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है कि नहीं बच्चों? नीचे जाते हैं डाउनवर्ड तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।